बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद नज़ीर आप सबको डेफकलेरिया सेक्रेटरीट से खुशामदीद कहता है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से करते हैं। नासिर खालिद साहब से गुजारिश है कि तिलावत कुरान पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। हमारे सेक्रेटरीट में हमारे एक्स सदूर शाहिद अलीम साहब, नूर अबरेजो साहब, चेयरमैन, हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सेक्रेटरीट में आए। हमारा यहाँ पे जो बैठने का मकसद है वो पूरे हमारे पाकिस्तान के जो रियल्टर्स हैं, कराची के रियल्टर्स, उनको जो टैक्स के मामला हैं, टैक्स के इश्यूज़ हैं, उस पर हम आज गुफ्त शनीद के लिए बैठे हुए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करते हैं और इस सिलसिले में हमारे सदर जौहर इकबाल साहब प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे, शुरू करेंगे। इस पे इनसे तफसीलात लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अपने तमाम मौज़ूज़ीन का, अपने साबिक सदूर्स का, चेयरमैन्स का, सबका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी मेरे साबिक बैठे में फैसल हनीफ साहब, इम्तियाज़ सदीकी साहब और मेरे तमाम डिफ्क्लेरियंस को सलाम पेश करता हूँ, रेटर्स को सलाम पेश करता हूँ और पूरे पाकिस्तान के रेटर्स के लिए जो है ये आज हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये जो जिस इशू पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं ये ना सिंध का इशू है, ना पंजाब का, ना बलूचिस्तान का, बल्कि पूरे पाकिस्तान के रेटर्स का इशू है। और इस इशू को का अगर मैं थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ करूं तो वो ये था कि हमारे डिफ्क्लेरियस के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे सदूर हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो मुशावरत से करते हैं। और इस मुशावरती अमल में हमने सबसे पहले जो है जब बजट के लिए तजवीज़ें मांगी गई तो हमने तजवीज़ें दी और इस्लामाबाद तक दी। मैं कायमा कमेटी, कैसर शेख की कमेटी का असम्बली में मैं खुद गया, वहाँ भी हमने जो है वो दी। हमने जो है आपका आफाक कुरैशी साहब को जो है वो सारी तजवीज़ें दी, वहाँ बाकी चीज़ों पर दी। अच्छा, उसके अलावा भरपूर जो है वो हमने मेहनत की वैल्यूएशन के ऊपर, जिसके अंदर जो है मैं शुक्रगुजार हूँ अपने साबिक सदर नूर अबरेजो साहब का, ये मेरे साथ थे, इम्तियाज सदीकी मेरे साथ थे और पूरी हमारी मैनेजिंग कमेटी और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन हमने वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी वैल्यूएशन पे बेहतरीन वैल्यूएशन को जो है वहाँ पर डिसाइड करवाया। आपका वहाँ जो है चीफ आपका कमिश्नर साहब मौजूद थे, उनकी निगरानी में कमिश्नर साहब की और मेरे साइन, हसन बख्शी साहब के साइन और नूर अबरेजो साहब के साइन, ये 3 साइन जो है वो हमने वहाँ किए और वैल्यूएशन को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया। उसके बाद जो बजट आया वो बेहतरीन बजट था अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हमने खुशामदीद भी कहा। उसके अंदर ना कोई टैक्स लगा था और हमारी वैल्यूएशन वही थी। उसके अलावा उसके अंदर जो एक हमारा मुतालबा था वो मंजूर हुआ था, जिसमें $1 लाख तक ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है वो छूट दी गई थी पाकिस्तान में लेके आने के लिए और जो है उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। वहां तक हम बजट को वेलकम कर रहे थे, तमाम चीजें हमारे उसमें जारी थी। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो हमारे लिए बेरेबल ही नहीं है। वो ऐसा हो गया कि उसके बाद एक तो ये कि पहले काम रुका हुआ था, हमने इस काम को चलाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसके लिए आप देखें कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरे का पूरा हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश ये है कि हम इस फाइनेंशियल क्रंच से निकल जाएं। इवन ये कि हर आदमी की जबान पे ये है कि हम डिफॉल्ट ना हो जाएं। इसके लिए ही हमने ये तजवीजें दी थी। और ये जो $1 लाख पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी को कहा गया था, आप सोचो तो सही है कितना रेमिटेंस इसके थ्रू आना था। और ये सब के सब डॉलर आने थे, सबके सब जो है वो चीजें जो है वो प्रॉपर्टी में लगनी थी। अच्छा, प्रॉपर्टी में लगने का मतलब ये थोड़ी है कि प्रॉपर्टी से फिर पैसा नहीं निकलता। देखिए, किसी भी मुल्क में सबसे पहले सॉलिड चीजों पे पैसा लगता है
और हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारा 70% जो रेमिटेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में लगता है, क्योंकि हमारे तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को इस बात पर एतमाद है कि जो पैसा हमारे जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर लग गया वो उनको रिटर्न भी करता है। और इसी सिलसिले में हमारी 71 इंडस्ट्रीज चलती हैं। मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी में लगने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा डम हो गया, बल्कि वो पैसा जब लगता है तो हमारी मजीद उसके साथ जो इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है वो चलती हैं और एक सर्कल चलता है। प्रॉपर्टी से पैसा निकलता है, फिर स्टॉक में जाता है, फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री में जाता है। इंडस्ट्री का हमारा ये हाल है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना हमारे पास गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, तो आप इंडस्ट्री लगाओगे कैसे? तो जब पैसा आना बंद हो जाएगा, रेमिटेंस आना बंद हो जाएगा और पैसा आएगा नहीं, तो फिर ये सिलसिला चलेगा कैसे? तो इसीलिए आज हम सब बैठे हैं और आज हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर से भी अपील कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से भी अपील कर रहे हैं, और ये कि अपने तमाम अरबाब इख्तियार से अपील कर रहे हैं कि खुदारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये अब इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी है। इसके अंदर जो भी पैसा लगता है उसके साथ 71 इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो हमारी आपसे गुजारिशात ये हैं कि इसके अंदर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे जो काम है वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी चले। हमारा मकसद यहाँ बैठने का ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चले। और हम तमाम अरबाब इख्तियार से ये अपील करते हैं कि दानिशमंदी का सबूत देते हुए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो रास्ते खोले जाएं। ये जो 18.5% का जो है वो हम सुन रहे हैं कि ये जो है वो सारा कुछ आ रहा है, इसके अंदर एक थ्रेशोल्ड देना चाहिए 80 लाख रुपए का। क्योंकि देखिए गरीब गुरबा किस तरीके से जो है वो चीजें बेचेंगे और टैक्सेस देंगे जब वो बेच ही नहीं सकते, कोई चीज ले ही नहीं सकते। 1.25 लाख घरों की शॉर्टेज है माहाना तौर पर पाकिस्तान के अंदर, लाखों जो है वो डिमांड रेज हुई है, लेकिन सारी की सारा जब आपने एक ही सेक्टर के ऊपर डाल दिया, और ये वो सेक्टर है जो ज़राअत के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो जॉब प्रोड्यूस करता है। तो मेरे तमाम सदूर है, मैं चाहूंगा कि ये अपने अपने अंदाज में अपने अपने जो इनके पॉइंट्स हैं वो रेज करें। तो मैं सबसे पहले जो है वो नूर अब्रेजो साहब से ही, शाहिद अलीम साहब हमारे जो है वो आपका 4 दफा के प्रेसिडेंट हैं वो और सीनियर हैं खासे, तो मैं चाहूंगा कि इनसे जो है पहले मैं लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। जोहर इकबाल साहब ने काफ़ी मेरे ख्याल में पहले भी बात हो चुकी थी, दोबारा हो गई, क्लियर हो गई बहुत सारी चीज़ें। हमारे लिए सबसे अहम जो ज़रूरत है इस वक्त है कि हम सब पूरे पाकिस्तान के रियल्टर एक हो जाएं, एक आवाज़ बनेंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। दूसरे हमने बैनर्स बनाने चाहिए सारे डिफेंस कलेक्टर पूरे कराची में, बल्कि बैनर लगने चाहिए। IMF और वर्ल्ड बैंक के से इल्तिजा उसमें लिखी हो कि भाई ये हमारे साथ जुल्म है, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। हम उनसे अपील करें IMF वर्ल्ड बैंक वालों से, ये ना कि हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि ये उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। हम इनसे करेंगे कोई फायदा नहीं है। अगर हम जो अपने बैनर बनाए उसमें IMF वर्ल्ड बैंक से अपील करें कि भाई हमारे साथ ये हम अलमिया है, ये एक अलमिया हो रहा है, पाकिस्तान की जो मैशत डूब रही है और ये जो यहाँ पर बेरोजगारी फैलेगी, तो उसका हालांकि ये ना कि ये जो आप लगा रहे हैं मजीद। अभी आज मैंने खबर पड़ी तो वो मैं तो हिल गया, मैंने कहा यार क्या होगा, चलो हम लोग बड़े लोग, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन बेचारे 90% जो लोग हैं वो तो रोजाना की आमदनी पे महीने के गुजारा जो उनका हो जाता है, कुछ छोटे मोटे काम चल के वो बहुत ज्यादा वो भी खत्म हो गया। और रेंट सेल के काम से तो हर एक आदमी नहीं चल सकता, ये तो खैर नहीं खत्म होगा रेंट सेल का। लेकिन बात सारी है कि हमें एहतिजाज करना चाहिए, हमें बैनर लगाने चाहिए, हमें सड़कों पे खड़े होकर कोई एक प्रोग्राम ऐसा करके सारे कहते हैं यहाँ डिफेंस में अगर हम सनसेट बोulevard पे या कोरेंगी रोड पे खड़े हो जाएं और वहाँ पर अपने सारे ब्रोकर भाइयों को, पूरे कराची के लोगों को जमा करें, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर होगा। कि आवाज़ तो आपको पता नहीं है कहीं तक, जब तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी कुछ नहीं होगा। मैंने ये देखा है कि जब तक आवाज़ नहीं पहुँची कहीं तक तो कुछ नहीं होता। अगर आप अपना आपको मनवाएंगे, अपना पाकिस्तान के तमाम रियल्टर्स को एक करेंगे और पूरे पाकिस्तान में रियल्टर बढ़ा दिए, एक ही दिन एक के साथ हड़ताल करें और एक ही दिन सारे अपने अपने प्रोग्राम निकालें, तो कोई ऐसा खास दिन मुकर्रर कर लिया जाए, तो ये चीज़ें ये क्योंकि हम इस यहाँ से हमारा जो चैनल है नहीं वाला कलीरिया का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है और अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में भी हमारा ये चैनल पहचाना जाता है। तो इस चैनल के जरिए अगर हम जो भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन बैनर जो है ना वो फौरी तौर पर बहुत ज़्यादा बनाए जाए पूरे डिफेंस कलेक्टर के, मतलब कराची में तमाम जो जितनी भी तंजीमें हैं
जो सदूर हैं तहसीन के, रियल्टर्स के और जो भी दूसरे सब लोग, उन सबका बोला जाए कि सब मिल के काम करें तो इंशाल्लाह ताला तो आवाज़ पहुंचेगी। लेकिन मेरी फिर यही है कि हमने अपनी आवाज़ IMF वर्ल्ड बैंक तक पहुंचाए, ये बेहिस हुक्मरान इन तक पहुंचाने का कोई फायदा नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया शाहिद भाई। मैं अब नूर अब्रेजो साहब से कहूँगा कि वो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जितने भी सदूर हैं, जोहर आप, सदर डिफ्लेरिया और जितने भी एक्स GS बैठे हैं सबको, और जितने भी मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी है उनको मेरा सलाम। देखिए, जो बात है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के बाद जो GDP सबसे ज़्यादा जनरेट करता है वो रियल इस्टेट है। और जो बजट 9 जून को आया था, मैं समझता हूँ वो जिस तरीके का आया था उसको सब ने एक साय ऑफ रिलीफ लिया और सब ने देखा कि जी वो एक ऐसा बजट है जो सबको काबिल कबूल था। लेकिन अचानक एक जो उसमें अमेंडमेंट की गई, मैं समझता हूँ 27 या 28 जून को, वो इस तरीके की थी कि जिससे हर कोई हैरान हो गया। आपने देखा होगा कि तकरीबन 215 बिलियन रुपीस के करीब इन्होंने नए टैक्सेस लगाए। उसमें जो टैक्सेस इन्होंने लगाए, आप ये देखेंगे तकरीबन 45 से 60 बिलियन सिर्फ रियल इस्टेट पे हैं इन्होंने। मतलब मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि जितने भी लोग फाइनेंस को देख रहे हैं इस्लामाबाद में, वो इन एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है कि टैक्सेस किस तरीके के होने चाहिए। IMF कभी भी ये नहीं कहता कि भाई आप टैक्स बढ़ाएं, हाँ वो टैक्स को कहते हैं कि आप एक्सपेंड करें। एक्सपेंड का ये मतलब नहीं होता कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं आप उनके ऊपर टैक्सेस लगाते जाएं। आप नए लोगों को देखें, जैसे नॉन फाइलर पे अभी इन्होंने 18% क्यों किया है? वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि जो नॉन फाइलर हो वो कोई चीज ही ना खरीद सके अगर वो उस थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। उसके लिए मैं समझता हूँ 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख होने चाहिए। उससे ऊपर अगर कोई भी चीज बोले तो उसके लिए उसको फाइलर होना चाहिए। अब दुनिया में इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी मुल्क में, हम देखें अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं देते। हमारे यहाँ आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट 22% तक पहुंच गया है। 22% पे कौन आदमी रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा? वो बैंक में रखेगा। उसको क्या जरूरत है कि जी 50 लाख के लिए जो है वो 2.5-3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करे? वो तो ये कोशिश करेगा मैं बैंक में रखूं, मुझे उससे ज्यादा कई गुना पैसे मिलेंगे। अब आप देखें सेविनी एक ऐसा इन्होंने इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की है जिससे रियल एस्टेट बिल्कुल एक फ्रीज हो गया पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इसको कितने लोग हमारे कोर्ट में गए? हम तो अनफॉर्चुनेटली इधर सिंध में गए, हाई कोर्ट कराची, लेकिन वहां से हार गए। उसके बाद जो है इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से लोग हाई कोर्ट से जीते, फिर वो FBI सुप्रीम कोर्ट में गया और अभी तक वहां क्या होना है कुछ नहीं पता। कहने का ये मकसद है कि इतनी चीजें, मतलब आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब लोग हैं, ये सैलरी बेस्ड लोग नहीं है। ये रोज कमाते हैं, रोज अपना घर चलाते हैं। कराची आप देखें पूरे पाकिस्तान का 68 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब आप एक ऐसी पॉलिसी लाएं, रिमिटेंस आपके देखें कहां से $31 बिलियन से होते होते इस वक्त मैं समझता हूं जो फिगर आ रही है वो तकरीबन 16-17 बिलियन डॉलर के करीब आ रही है। $1.2 बिलियन के लिए हमने IMF को क्या कुछ नहीं किया। तो एवेन्यूज क्रिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी ये टैक्सेस जो है कैसे है। बाहर के लोग, दुबई आज कहां से कहां पहुंच गया आप देखें, चाइना कहां से क्या, इंडिया की इकोनॉमी देखें, बांग्लादेश देखें कहां पहुंच गया। 25 करोड़ का मुल्क और हमारे यहाँ जो टैक्सेस लोग देते हैं वो 35 लाख के करीब, और ये जितना भी टैक्सेस का बोझ होता है वो उन लोगों के ऊपर होता है। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा कि इसको रिव्यू करें। जाने से पहले मुझे पता है कि 15 अगस्त तक इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, उससे पहले कम से कम रिलीफ दें ताकि ये जो पहिया जाम है ये चले। जैसे मैंने कहा रिमिटेंसेज हैं वो कितने कम हो गए हैं और मजीद कम होंगे अगर इसी तरह की सिचुएशन रही। इसको रिव्यू करें। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की फलाह बहबूद हर कोई चाहता है। पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, हमारा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है।
तो इसके लिए अगर मुश्किल में आता है तो जितने भी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो अफेक्ट होती है, उसको किस तरीके से निकालना है वो देखें। कोई भी पॉलिसीज आप बनाएं, देखें डिफ्लेरिया मैं समझता हूं पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एसोसिएशन है। मेन स्टेक होल्डर कराची का रेवेन्यू मैंने बताया कितना जनरेट होता है। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप डालें, उनका इनपुट लें, उनका आप फीडबैक लें ताकि पता चले कि जी कौन से मसाइल है और किस तरीके को से हमें जो है आगे बढ़ना है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। थैंक यू। मैं फैसल हनीफ साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं एक्स, उनसे। बहुत शुक्रिया जौहर साहब। मैं प्रेसिडेंट डिफ्लेरिया और जनरल सेक्रेटरी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने ये सेशन बुलाया। गुजारिश ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, रियल एस्टेट सेक्टर ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स दें, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करें, इंडस्ट्री चले, तो आपने 7E जो वेल्थ टैक्स का दूसरा नाम है वो आपने लगा के पहले आइन की एक खिलाफवर्जी इस तरह होती है कि आपने तस्वराती रेंट बोला, प्लॉट के ऊपर रेंट है ही नहीं। हम यहाँ डिफ्लेरिया जिसने सूबाई और वफाकी तमाम सतहों पे रियल एस्टेट के मामला तय किए हैं, तो DHA में किसी कोई प्लॉट आप रेंट पे दे ही नहीं सकते, तो इस पर नाफिज ही नहीं होता वो। सेकेंडली रियल एस्टेट अफेक्ट है, साथ कंस्ट्रक्शन, दोनोों का चोली दामन का साथ है। कंस्ट्रक्शन को आप अफेक्ट कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपको उस इंडस्ट्री से मिलने हैं, जो यहाँ लोकल इंडस्ट्री है, 72 इंडस्ट्री है, सरिया, सीमेंट, फिटिंग, फिक्सचर्स, तो वो टैक्स अलग आप लूज कर रहे हैं, तो रोजगार अलग खत्म हो रहा है। तो बराए मेहरबानी एक तरफ ये कहा जाता है कि IMF ने कहा है और हमें लागू करना है, तो IMF ने अगर आपसे एक चीज किया तो आप उससे वे निकालें रिलीफ लेने का, और वो तब मिलेगा जब आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाएं। आप पाकिस्तान की किसी एसोसिएशन को अपने साथ नहीं बिठाते जो ग्राउंड रूट के प्रॉब्लम जानती है। आप पास कर देते हैं, फिर आप कहते हैं आए जी बात करें। अब क्या बात करें? लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जाने से पहले आप इसमें भी कुछ रिलीफ दें। फाइनेंस सेक्टर का हिस्सा बन चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि कम से कम आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो हमारी बिल्डअप प्रॉपर्टी है, इसको इससे मुस्तस्ना करार दे, ताकि ना सिर्फ रियल एस्टेट चले, कंस्ट्रक्शन चले, साथ उन इंडस्ट्रीज का माल बिके। प्लॉट अगर कम होगा तो जो जेन्युइन बायर है, बिल्डर को सस्ता मिलेगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है और वक्ती तौर पे आपने प्लॉट पे लगा दिया और बाद में जब आप देखें कि आप इस काबिल हैं कि आप रिलीफ दे सकते हैं, तो उसमें भी रिलीफ दे, लेकिन फिल वक्त बिल्डअप प्रॉपर्टी तो उसमें से निकालें। और बार बार सब कहते हैं कि आप कोई भी कानून बनाए, जैसे फेटफ ने DNFBP का कानून बनाया था जो रियल एस्टेट पे लागू हो ही नहीं सकता, रियल एस्टेट एजेंट पे, कि रियल एस्टेट एजेंट तो सारी तफसीलात देता है, आप कहते हैं बाद में कोई मसला हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। तो भाई उसके नीचे कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है कि वो जिम्मेदार है? तो आप उस स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाएं, कानून बनाएं, तो हमेशा वे भी निकलेगा, काम भी चलेगा, और रियल एस्टेट इंजन ऑफ इकोनॉमी है। आज नहीं, हमेशा से रियल एस्टेट ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। यानी रियल एस्टेट एजेंट हम लोग जो है, हमें गवर्नमेंट के वो मैनेजर है जो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आती है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा 70, मैं कहता हूं 90% रियल एस्टेट में आती है। इस वक्त मुल्क के जो हालात है, कोई बंदा बाहर से जॉब करने वाला या बिजनेस वाला जब यहाँ आता है तो वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री में नहीं जाएगा, वो प्रॉपर्टी खरीदता है, और प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसके साथ BCO इंडस्ट्रियां चल रही हैं। तो बराए मेहरबानी स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, और अब 7E में आप जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दें, ताकि ये जो पहिया बिल्कुल बंद है ये चले। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे फार्मर जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज सिद्दीकी साहब प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर, और तमाम मेरे जितने भी सदूर हैं और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं और जितने डिग्नेटरीज यहाँ बैठे हुए हैं, जितने डिक्लेरियन बैठे हुए हैं, और काबीना के अरकान, आप सबको मेरा सलाम। जैसा कि आपको पता है कि रूट कॉज क्या है, हमारे मुल्क में ये पहली वाहिद इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि फाइलर और नॉन फाइलर। रूट कॉज ये है कि कहाँ से ये नॉन फाइलर के पास पैसा आता है। वो पैसा आता है सबसे बड़ी जो जगह है एग्रीकल्चर, उनको आपने कभी टैक्स के अंदर लिया ही नहीं। उनके पास जितना पैसा जनरेट होता है वो आपके पास कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने पॉलिसीज बनानी होती हैं वो पहले ही काबीना में बैठे होते हैं और बाब इख्तियार में होते हैं,
तो वो वहां से बच जाते हैं टैक्स देने से। वो जब पैसा आता है तो वो पैसा कहीं तो खर्च होता है। जब वो खर्च होता है तो आप उसको रियल एस्टेट के अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा नॉन फाइलर को टैक्सेबल इनकम में ले आए, या तो पहले ही आप उस पर टैक्स लगा देते ताकि उसकी इनकम भी वाइट होती है, जो उसको एग्रीकल्चर से आ रही है, तो फिर व्हाइट इनकम को उसी हिसाब से चल रहे होते। अब आपने क्या कर दिया है कि उसको मजबूर कर दिया है कि वो फिर दोबारा डॉलर खरीदे या गोल्ड खरीदे, रियल एस्टेट ना खरीदे। जब वो डॉलर खरीदेगा तो प्रेशर कहां आएगा? पाक रुपीस के ऊपर। रुपया डिवैल्यू होगा और आपकी महंगाई बढ़ती भी नजर आएगी। इसी तरह से जिसके इख्तियार में है, जो इस पोजीशन पे, वो यहां से बाहर भेजेगा। बहुत सारे इश्यूज हैं। मलेशिया में जा सकता है, आपको आजकल तो यूरोपियन कंट्रीज है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, हर कोई आपको दावत दे रहा है कि पासपोर्ट भी ले और आ जाए। जब लोगों को लगता है कि घुटन का माहौल है तो वो निकलना शुरू होते हैं। आपने तमाम ने देखा होगा कि 12 लाख पाकिस्तानी यहां से मूव हो चुके हैं। ये वो नहीं है जो अपनी फैमिली को फीड करेंगे। वो गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके इकलौता वो कमाने वाला है और अपनी फैमिली को फीड करता है। उसके लिए पहले ये 1.2 बिलियन वहां से आया, 12 बिलियन वहां से आया करता था। अब जब डिफरेंस आ गया बैंक रेट के अंदर, ऑफिशियल रेट के अंदर ऑलमोस्ट 25 से 30 रुपए का, तो वो भी फिगर नहीं रहा। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वो फिगर भी 7-8 अरब पे आ जाएगा, क्योंकि आपने वो पैसा भी हवाला हुंडी से ही भेजना है लोगों को, क्योंकि उनको पता है घर के अंदर है 30,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 1000 रुपए तुम क्यों ना भेजे भाई, मैं 10,000 भेजता हूं तो ये हो जाता है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए। हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चले, पाकिस्तान की इकोनॉमी चले। उसकी इकोनॉमी पे हमारा दारोमदार किन लोगों के ऊपर है? क्या वो टैक्स कलेक्शन से होता है? टैक्स कलेक्शन से तो टैक्स कलेक्शन की बेहतरीन जगह रियल एस्टेट सेक्टर है, जिससे दूसरी इंडस्ट्री चलती है, उनका टैक्स आता है, लोगों की तनख्वाहें लगती है, उनका टैक्स आता है। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी अपने आप को सेफ करते हुए कि मेरी चीज के ऊपर मैं कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं ले सकता, कोई मैं ओपन प्लॉट लूंगा उस पर कब्जा तो कम ही होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह ले लेता हूं जो ऐसी सोसाइटी में हो जिस पर कब्जा ना हो, बिल्डअप प्रॉपर्टी में हो सकता है, तो इसलिए वो अवॉइड करता है कि मैं किराए पे दूं, ये सब चीजें करूं, वो रियल एस्टेट के अंदर करता है। और ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए करता है कि उसको पाकिस्तान में आके एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, अल्लाह ना करे कल को उसके लिए कुछ इश्यू हो जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर आ जाए। आप उसको कैप करने जा रहे हैं, आप उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना लें। उसके पास पूरी दुनिया खुली है, वो दुबई में लेगा, वो तुर्की में लेगा, वो मलेशिया में लेगा, जहां पे रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है, जहां टैक्सेस भी कम है। हम इतने टैक्सेस ना बढ़ाएं कि हमारा रेमिटेंस भी कम हो और हमारी जो इकोनॉमी जो है वो जमूत का शिकार हो जाए। मेरी अरबाब इख्तियार से एक दफा फिर यही अपील है कि आप ये पाकिस्तान का अगर सोचते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सोचते हैं, तो हमें निगोशिएट करना चाहिए, ये बता के कि जितना ज्यादा ये साइकिल चलेगा उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज्यादा टैक्सेस आएंगे, कलेक्शन होगी, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ना कि जो इस वक्त सिचुएशन है रिवर्स की तरफ, उसमें और इंप्लीमेंट कर दें हम, ताकि बिल्कुल ही जमूत का शिकार हो जाए और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। अब मैं चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन यहाँ आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर तरीन चेयरमैन बुजुर्ग रहनुमा ज़िक्र मेहनती साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब साथियों को मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा, ये IMF ने दो चीज़ों पे डाला था, एक तो था रियल एस्टेट और दूसरा एग्रीकल्चर था। अभी देखो इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए पोस्टपोन कर दिया है, बोला नई गवर्नमेंट आगे करेगी, लेकिन हमारे पे इन्होंने ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाती है सरासन, और हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। सारी इंडस्ट्रियां 72 जो इसके साथ चलती हैं। दूसरा ये एहतजाज में ये है कि आज इस्लामाबाद से एक बंदे ने दिया हुआ है क्वार्टर पेज, उसमें जंग में एहसन मलिक साहब ने, तो उन्होंने तो ये इकदाम किया हुआ है, और हमारे को दूसरों से रब्ता करके एजुटेशन करनी चाहिए, कम से कम उनके तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि हम परेशान हैं, या हमारे साथ जो लोग मुल्क के हैं वो भी परेशान है, तो हुकूमत तक आवाज़ जानी चाहिए। और टैक्स हमारे पे इतने लगा दिए हैं कि समझो पूरे पाकिस्तान का टैक्स एक तरफ हो जाएगा, हमारा एक तरफ हो जाएगा। आधा पाकिस्तान जो इंडस्ट्री है वो टैक्स देगी, इससे ज्यादा तो इंडस्ट्री उसको ले लेंगे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी चलेगी कैसे आपको? अब जहाँ पहले 10 प्लॉट ट्रांसफर होते थे, आज 5 भी नहीं हो रहे और बिक भी नहीं रहे हमारे से। तो हमारे तो ये जो वर्कर्स हैं उनको भी नुकसान है, हुकूमत को भी नुकसान है, टैक्स कम कहता है। तो हुकूमत को ये कंसीडर करना चाहिए, जितना टैक्स कम करेगी इतने ज्यादा केसेस आएंगे और टर्नओवर ज्यादा होगा, इतना पैसा है उनको इतना ही मिलेगा, टर्नओवर ज्यादा हो जाए। तो हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि वो हमारी आवाज IMF तक भी पहुंचाए कि भाई हमारे जो स्टेक होल्डर है ये डिमांड करते हैं, तो उनको ये रेट कम करने चाहिए। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वासिफ जैदी साहब से, चेयरमैन है हमारे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे मोअज़्ज़ज़ डिक्लेरियर,
मेरे साबका सदूर और इस वक्त के जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब जौहर इकबाल साहब, हमारे चेयरमैन अपने यूनिटी के ज़िक्र मेहंदी साहब, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। आज जो प्रेसिडेंट डिक्लेरिया ने आज हमें मदऊ किया, इस टैक्स के सिलसिले में आज हम तम यहाँ हाजिर हुए। हम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करना चाहते हैं मौज़ूबाना कि जो टैक्सेस इस वक्त रियल इस्टेट के ऊपर लगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिससे इस वक्त रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है वो बिल्कुल जो है वो तबाही का शिकार है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो मुख्तलिफ फोरम पे जाके मुख्तलिफ लोगों से, चाहे वो FBR हो, जो भी अशफाक तौला साहब से भी यकीन मुलाकात हुई होगी और अपनी गुजारिशात और अपनी सिफारिशात उनको पेश की हैं। लेकिन मैं बहरहाल अरबाब इख्तियार से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से कि खुदारा इस रियल इस्टेट के बिज़नेस पे जो टैक्सेस लगाए इसको वापसी लिया जाए। ये कारोबार चलता है, इसी से हमारा फैमिली का गुजर बसर होता है और हम जैसे लाखों रियल इस्टेट एजेंट जो है वो इस कारोबार से वाबस्ता है। माजी में भी जो टैक्सेस लगे थे हमने बहरहाल एहतजाज किया था और इंशाअल्लाह अगर सदर डिक्लेरिया किसी किस्म की अगर कॉल देते हैं तो एज अ चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप इंशाअल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे और हर उस फोरम पे जो रियल इस्टेट का शब खून मारा जाता है उसके लिए हम डिक्लेरिया के साथ हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया वासिफ जदी साहब। और अब मैं चाहूँगा कि हानी मेमन भाई आए हुए हैं हमारे और जाहिद साहब आए हुए हैं, जाहिद मलिक साहब, तो मैं चाहूँगा जाहिद मलिक साहब आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों ने बहुत अच्छी यहाँ पे तजावीज़ भी दी और गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं IMF की खुशनुदी के लिए जो उन्होंने उठाए हैं उन पे भी डिस्कस किया। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि अभी जो कंस्ट्रक्शन का जो मटीरियल है वो इतना महंगा हो गया है कि डबल से ज़्यादा ट्रिपल की तरफ चला गया। उसकी वजह से भी हमारी रियल इस्टेट के ऊपर बहुत बुरा वक्त आया हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जितने भी कह लें आधे से ज़्यादा इस वक्त रुक गए, वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार हो गई है वहाँ पे और बजाय वो माल बिकने के और बजाय लोगों को रोज़गार मिलने के वहाँ से भी हमारा रोज़गार वो हो गया। एक छोटे से विला से लेके 2000 गज का घर भी हो जाए, कोई बिल्डिंग हो जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो गए, तमाम लोग रुक गए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बजाय डिप्रिसिएशन की तरफ जाने के कोई ऐसी मैकेनिज़्म लाया जाए। अभी नए तौर पे लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली लोग टैक्स देने से नहीं घबराते, लेकिन हमें जो फेस करनी पड़ती है वो FBR वालों की कुछ ऐसे मामलात हैं वो भी हमें फेस करने पड़ते हैं, FIO वालों को भी फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और रही बात, जितना ज़्यादा आप लोग ओवरसीज़ को सहूलियात देंगे, जितनी उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरी मुख्तसर बात मैं अब ये करूँगा कि हम अपनी रियल इस्टेट के तहत और तमाम जितने भी रियल्टर्स हैं अपने सदर जौहर इकबाल साहब के साथ खड़े हैं और अब हमें लगता है कि जहाँ पे बात नहीं मानी जाएगी तो एहतजाज बनता ही है। 2016 से लेके आज तक हम मुसलसल मुज़ाकरात, लेकिन गवर्नमेंट कुछ सुन नहीं रही हमारे सेक्टर की कि सारा का सारा टैक्स जो भी कुछ है वो रियल इस्टेट ही दे। तो बराए मेहरबानी अब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम रियल इस्टेट को थोड़ा लीवरेज भी देना चाहिए, थोड़ा काम करने की रास्ते भी निकालने चाहिए, कुछ एवेन्यूज़ भी खोलने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो है वो बयान किया है। देखिए, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अरबाब इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये 5000, 10,000, 25,000 लोगों का मामला नहीं है। हम 5 लाख लोग हैं, हमारे साथ 5 लाख लोगों का कारोबार जो है वाबस्ता है। 5 लाख लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो बुझ चुके हैं और आप बुझा रहे हैं। हम आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैकेनिज्म आप ऐसा बना दीजिए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद बहाल हो जाए, रेमिडेंस आना जो है वो स्टार्ट हो जाए। टैक्स देने से किसी को कोई इनकार नहीं है, हर आदमी टैक्स देना चाहता है, हर आदमी जो है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है। हम सब जो है वो टैक्स दें और मेरी एसोसिएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम की तमाम जो है वो एनटीएन होल्डर है, तमाम की तमाम टैक्स पेयर हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों के जो है वो आप घरों का चूल्हा बुझाने की आपने नादानिस्ता तौर पर ऐसी चीजें लागू कर दी हैं जिससे ना आपको टैक्स मिलेगा, ना जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और आपकी इंडस्ट्रीज बैठ रही है जिसके लिए काम कर रहे हैं आप। 72 इंडस्ट्रीज हमारे साथ चलती हैं। तो मैं दोबारा से यही अपील करूंगा, और मैं आज ये भी बताना चाहता हूं तमाम अरबाब इख्तियार को कि कराची से खैबर तक तमाम रियल एस्टेट एजेंट, तमाम रियल्टर एक हैं, और एक कॉल के ऊपर हम सब जो है वो लबैक कहेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है, मेरे चेयरमैनों का, मेरे फार्मर प्रेसिडेंट का, जनरल सेक्रेटरी और तमाम मेरे हमायदीन डिफ्लेरिया का जो है वो शुक्रिया अदा करें, वो टॉप थैंक्स करें। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट। तमाम हमारे जो साबका सदूर हैं उनका, तमाम हमारे जनरल सेक्रेटरी जो यहाँ मौजूद हैं वो, और तमाम चेयरमैन्स का बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान और जो हमारे रियल्टर्स, जो हमारे डेफ्टिन हमें सुन रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो टैक्सेस के मामलात पर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए जा रहे हैं रियल एस्टेट पर, उस पर यहाँ डिस्कशन हुई है और गवर्नमेंट से अपील की गई है कि इन टैक्सेस को फिलफोर वापस दिया जाए। उसकी वजह ये है कि देखें, कारोबार जो है आपको टैक्स चाहिए, और टैक्स से क्या रेवेन्यू जनरेट करना होता है, लेकिन अगर आप टैक्सेस, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा और चेयरमैन ने भी कहा कि टैक्सेस अगर बढ़ाने से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है तो ज़रूर आप टैक्सेस बढ़ा दें, लेकिन आपके टैक्सेस बढ़ाने से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और यकीनी बात है कि फिर उससे ये 5 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, और फिर बेरोज़गारी जब बढ़ेगी तो फिर क्या होता है मुल्क में वो आपको मालूम है। बहरहाल हमारी अपील है कि इन टैक्सेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वापस लें, और ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जिससे जो पैसा अनडॉक्यूमेंटेड है वो भी मुल्क में ही रहे, बाहर ना जाए, और लोग टैक्सेस भी दें और काम भी कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ आवरी का। हनीफ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? वोट ऑफ थैंक्स कर दिया मैंने। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सारे सीनियर्स सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह, एक्स प्रेसिडेंट्स भी हैं, और जौहर भाई और जिन भाई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने ये चीज़ टैक्स के हवाले से एक सेशन रखा। बातें तो सब कर ही चुके हैं टैक्सेस के हवाले से। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अनजस्टिफाइड टैक्सेस हैं ये, जिसकी किसी भी तरीके से कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि किस लेवल पे और किस उस पर लगाए गए हैं। तो काइंडली इस मैटर को देखा जाए और इन टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि हमारी इंडस्ट्री और हमसे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो इस पर काम कर सकें, इसकी वजह से चल सके। थैंक यू जी। आप सारे जो हाजरीन हैं, आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप डेफ्टिलिया सेक्रेटरीट में आए। जी, आखिर में बस मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत बाला से कि जिस तरह इन्होंने सबने रिक्वेस्ट की है, देखें ये 5 लाख लोगों का इशू नहीं है, इसमें 72 इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये लाखों नहीं करोड़ों में लोग आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी देखें, उसके भी लोग जो इन्वॉल्वमेंट है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ब्रेक डाउन हुई हुई है, और जितने भी लोग हैं सब इस टाइम जो है लॉकडाउन की पोजीशन में है। हमारे सेक्रेटरीट में अपने जितने लोग बैठे हुए, इनकी आप शक्लें देखें, सारों के यहाँ मायूसी छाई हुई है, चेहरों पे कोई स्माइल नहीं है। वो रीज़न ही यही है कि टैक्स के मामला जो है वो लॉकडाउन वाली पोजीशन है, लोगों के ऑफिस बंद हैं, दफातर बंद हो रहे हैं, और सब इस टाइम जो है टेंस वाली सूरत हाल में है। तो इससे हमें निकलना है, और इसका बेहतरीन सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, तो हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस पर नज़र आसानी करें और हमारी गुजारिशात को इसको निपटाया जाए पहली फुर्सत में। बहुत शुक्रिया। अब मैं दुआ की दरख्वास्त करूँगा, शाहिद अलीम साहब से इख्तितामी दुआ कीजिए। मैं थोड़ा सा एक चीज भूल गया था, एक से वो एक IMF वर्ल्ड बैंक वालों ने एक आर्डर भी जारी किया है, इसमें कहा कि 9 महीने तक आप कोई एमनेस्टी नहीं दे सकते। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें आर्डर दे रही है हमारी हुकूमत को कि आप 9 महीने तक कोई भी एमनेस्टी नहीं निकाल सकते। तो हम अपनी गवर्नमेंट से ये भी अपील करेंगे कि भाई आप एमनेस्टी निकालें, आप उनके नहीं माने रिलीफ दें लोगों को, अपने आवाम को रिलीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका।
यार रहमीन हम हाँ जो मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह ताला उस मकसद को हमें पूरी तरह कामयाबी अता फरमा। हम तमाम हमारे जो भाई हैं उनका रोजगार को तरक्की अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको तरक्की दे। यार रहमीन तो रहमान हम सबको एक कर दे। यार रहमीन तो रहमान रहीम IMF वर्ल्ड बैंक वालों को हिदायत अता फरमा दे अल्लाह ताला। अगर उनको हिदायत है तो उनका तबाह बर्बाद फरमा दे। यार रहमीन हमारे पुरानों को भी हिदायत अता फरमा और उनको भी अवाम के सोचने की तौफीक अता फरमा, अवाम के लिए सोचने की तौफीक अता फरमा। और यार रहमीन उनको अपनी ज़ात के लिए नहीं अवाम के लिए सोचने की तौफीक अता फरमा। यार रहमीन पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, आलम इस्लाम को इस्तेकाम दे, तमाम मुसलमानों को इस्तेकाम दे। यार रहमीन हमारे जो बहन हमारे यहाँ के हमारे जो डिफिकली उनके रिश्तेदार आदा हमारे साथी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। बस अल्लाह ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन वाले अजमईन।